अस्सलाम वालेकुम। हमने एंटरप्राइज़ लेवल की बात की लास्ट लेक्चर में और हमने देखा कि हम अब स्केलिंग की तरफ जा रहे हैं, हाई वैल्यू क्लाइंट्स की तरफ जा रहे हैं, रिटेनर की बात कर रहे हैं, रेपुटेशन की बात कर रहे हैं, इंटेग्रिटी की बात कर रहे हैं, सक्सेस की बात कर रहे हैं, सर्वाइवल की बात कर रहे हैं, कंपनी को सस्टेन करने की बात कर रहे हैं। अगर मैं इन सारी बातों को समराइज़ करूँ किसी एक वर्ड में कि कौन-सा ऐसा एक वर्ड है, जिसके बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। ना सर्वाइवल, ना सस्टेनिंग, ना पैसे, ना ग्रोथ, ना सक्सेस, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर फेल हो जाएगा, जो अब तक बना है। सारा माइंडसेट वेस्ट हो जाएगा। आप ज़िंदगी में कहीं नहीं जा सकते टेक कंपनी को लेके, कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। एक वर्ड दैट इज़ डिलीवरी। अगर आपकी प्रोजेक्ट डिलीवरी स्ट्रांग नहीं है और प्रोजेक्ट डिलीवरी जो होती है ये एक इकोसिस्टम एक इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम है। इसके अंदर सिर्फ कमिटेड होना काफ़ी नहीं है। मैं बहुत मेहनती हूँ, मैं बहुत कमिटेड हूँ, मेरी टीम बहुत मेहनती है, बस कमाल हो जाएगा। मेरे पास बहुत काबिल लोग हैं। अच्छा मज़े की बात ये है कि काबिल और मेहनती लोग मिलके भी डिलीवरी नहीं कर सकते। अगर आपके पास इकोसिस्टम नहीं है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपके पास प्रोसेसेस नहीं है। तो डिलीवरी के वर्ड को मैं थोड़ा-सा अगर स्केल करूँ, तो बात होती है डिलीवरी एश्योरेंस। याद रखें कि जब क्लाइंट आए, प्रोजेक्ट आए, तो प्रोजेक्ट ऑन बोर्ड होने के बाद या ऑन बोर्ड होते वक़्त जैसे ही स्पेसिफिकेशन क्लियर होती हैं, आप एक्चुअली पहले डिलीवरी प्लान करते हो, डिलीवरी इंश्योर करते हो और ये यकीन करते हो, यकीन दहानी करते हो, खुद को देते हो और क्लाइंट को देते हो कि ये डिलीवर होगा। एंड टू एंड आप उसको प्लान करते हो। अगर आपने वो नहीं किया और आपने कहा कि यार एक प्रोजेक्ट आया है, उसके अंदर 10-15 माइलस्टोन हैं, पहले 6 माइलस्टोन बड़े ईज़ी हैं और उसके अंदर हम 60% पेमेंट रिट्रीव कर लेंगे और सीधा कूद पड़ते हैं पहले माइलस्टोन के ऊपर ताकि आपको अगले महीने फ़ौरन पैसे मिल जाएँ, वही मनी मेकिंग माइंडसेट है, तो आप 60-70% पे ऐसा फँसेंगे कि आप डिलीवरी कर ही नहीं पाएँगे। डिलीवरी इज़ अ थॉट प्रोसेस। एक एक फेमस सेइंग है जो शुरू से मेरे साथ चल रही है और वो हमेशा सही साबित हुई है। हमेशा सही साबित हुई है कि जो भी टेक्निकल प्रोजेक्ट है उसका जो फर्स्ट 80% कंप्लीशन है वो सिर्फ आपकी 20% एनर्जी लेता है और जो आखिरी 20% कंप्लीशन है वो आपकी 80% एनर्जी लेता है। तो मतलब है कि अगर आपने स्मार्टली डिलीवरी को इंश्योर करना है तो आपने प्रोजेक्ट का लास्ट 20% पहले इंश्योर करना है कि वहां हमें क्या चैलेंजेस आएंगे। चीज़ों को फोरसी करना है, कैलकुलेट करना है, क्लाइंट एक्सपेक्टेशंस को अलाइन करना है, टीम के स्किल्स को अलाइन करना है, टीम की जो आपकी हायरार्की है उसको अलाइन करना है, उनको मेंटली अलाइन करना है। आज जो काम कर रहे हैं वो इतना क्वालिटी का करें कि अगले 20% लास्ट 20% में इशू ना है। ये ऐसे ही है कि आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं, 100 फ्लोर्स हैं उसके अंदर, आपने पहले 10 फ्लोर्स के अंदर थोड़ी-थोड़ी मिस्टेक्स छोड़ दी, फिर वो अगले 10 फ्लोर्स के अंदर थोड़ी मिस्टेक्स छोड़ दी, अगले 10 फ्लोर्स के अंदर थोड़ी मिस्टेक्स छोड़ दी, स्ट्रक्चर वीक हो गया। अब जब आप 80th फ्लोर पे पहुँचे और वो मिस्टेक्स और वो लूप होल्स और वो कमियाँ आगे, 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 आगे पुश होती गई, तो क्या होगा? यू विल नॉट बी एबल टू डिलीवर प्रोजेक्ट। और सम टाइम आप ऐसे लीगल इश्यूज में फंसते हैं, ऐसी दलदल में फंसते हैं कि जो प्रोजेक्ट 6 महीने में डिलीवर होना होता है वो प्रोजेक्ट साल में डिलीवर होता है, वो फिक्स कॉस्ट का होता है, 6 महीने के पैसे आने होते हैं, साल आपका लग जाता है, प्रॉफिट आपका मारा जाता है, मेंटल हेल्थ तबाह हो जाती है, क्लाइंट रेपुटेशन तबाह हो जाती है। बहुत सारे क्लाइंट ड्यूरिंग दिस स्ट्रगल पीरियड हाथ से निकल जाते हैं। आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते पोर्टफोलियो में, प्रोफाइल में, केस स्टडीज में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, डॉक्यूमेंटेशन में। आप रेडी नहीं हो सकते इंटरप्राइज क्लाइंट के लिए क्योंकि आप प्रेशर में आ गए हो। आप प्रेशर में आ गए तो फिर हमारे लोग जो हैं फ्रीलांसर क्या करते हैं, जो चीप काम करते हैं, उनका पूरा बिजनेस 4-5 साल चलता है इस बात पे कि नया क्लाइंट लाओ, पहला 70-80% डिलीवर करो और उसको भगा दो। फिर दूसरा क्लाइंट लाओ, उसका भी 70-80% डिलीवर करो, तीसरे का भी 70-80% डिलीवर करो। कुछ अरसे तक आसानी के साथ पैसा आता है, लेकिन थोड़े अरसे बाद रेपुटेशनल डैमेज हो जाता है, प्रोफाइल नहीं बनता, पोर्टफोलियो नहीं बनता, बैड रिव्यूज आ जाते हैं, टेस्टिमोनियल्स नहीं होते, रेफरल्स नहीं होते।
आपके पास कोई सक्सेसफुल प्रोजेक्ट दिखाने को नहीं होता, कोई केस स्टडी नहीं होती, कोई क्लाइंट आपको रेफर नहीं करता और आप पूरी ज़िंदगी एक टेरिबल दलदल में फँस जाते हैं। इवेंचुअली आपका सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं था कि द हाउ टू प्लान द लास्ट 20% ऑफ द प्रोजेक्ट, क्योंकि आपका माइंडसेट नहीं था कि ये जो मैं प्रोजेक्ट करने जा रहा हूँ, ये जो क्लाइंट मैंने ऑन बोर्ड लाया है, मेरा मकसद ये $10,000 का प्रोजेक्ट 10,000 में करके ख़त्म करना नहीं है। मेरा मकसद रिप्यूट बनाना है, मेरा मकसद इंप्रेशन बनाना है, मेरा मकसद प्रोसेस बनाना है, मेरा मकसद ये सारा कुछ करना है, तब आपका माइंडसेट होता है। अगर आप किसी सक्सेसफुल ब्रांड को देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल अक्सर मैं किताब पढ़ता हूँ, तो मैंने मैकडॉनल्ड के फाउंडर की बुक पढ़ी थी। आप देखें कि आप मैकडॉनल्ड पे जाके अगर आप बर्गर खाते हैं ना, आप यूएस से खाएँ, यूके से खाएँ, दुबई से खाएँ, पाकिस्तान से खाएँ, सियालकोट से खाएँ, साहिवाल से खाएँ, लाहौर से खाएँ, इस्लामाबाद से खाएँ, आपको टेस्ट कंसिस्टेंट मिलता है। लोग डिफरेंट, एरिया डिफरेंट, मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट जो होती है वो सारा कुछ उसके सर्कमस्टांसेस डिफरेंट, बट प्रोडक्ट की क्वालिटी सेम आती है। पता है वो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी सेम क्यों होती है? इट इज़ नॉट बिकॉज़ के मैकडॉनल्ड का फाउंडर हर किचन में बैठा है। इट इज़ नॉट बिकॉज़ के उनके जो शेफ्स हैं वो सारे बाहर से आते हैं। नहीं, इट इज़ बिकॉज़ उनका जो प्रोसेस है, जो सिस्टम है, उनका सिस्टम कमाल का है। क्योंकि उस सिस्टम से जब वो एग्जीक्यूट कुछ भी करते हैं, वो सिस्टम इतना सॉलिड है, प्रोटोकॉल्स इतने सॉलिड हैं, उनकी प्रोटोकॉल की इम्प्लीमेंटेशन, इंश्योरेंस इतनी सॉलिड है कि जब प्रोडक्ट निकलता है तो वो कस्टमर को पसंद आता ही आता है, क्योंकि उसमें अंदर कमियां नहीं होती। इसलिए फिर वो कस्टमर रिटेन करते हैं, कस्टमर बार-बार जाता है उनके पास। इसलिए उनका बिज़नेस चलता है, एक्सपैंड हो रहा है और सालों से चल रहा है। क्यों? क्वालिटी एंड कस्टमर रिटेंशन। और वो डिपेंड करती है प्रोसेस पे, कमिटमेंट पे नहीं, टैलेंट पे नहीं, कैपेबिलिटी पे नहीं डिपेंड करती। बहुत से कैपेबल लोगों को लाके अगर आप सही प्रोसेस नहीं देते, वो एक्चुअली फेल कर जाएंगे, क्योंकि आपने उनकी एबिलिटी को 100% यूटिलाइज नहीं किया, बिकॉज यू डोंट हैव द राइट प्रोसेसेस। और राइट प्रोसेसेस जो हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम, एक्सपोजर, लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक, अगर आपका माइंडसेट रिप्यूट वाला है, इंटरप्राइज वाला है, ग्रोथ वाला है, तो फिर वो फाउंडर ये चीज़ें वन डे अचीव कर जाता है। अगर पहले दिन से ही नहीं तो लेकिन कभी ना कभी वो ये सारी चीज़ें अचीव कर जाता है। आज हम फोकस इसी बात पे करेंगे कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है और हम इंश्योरेंस कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल चंद पॉइंट बताता हूँ, इनमें से काफ़ी बता चुका हूँ कि डिलीवरी इंश्योरेंस में क्या चीज़ें देखनी चाहिए। जब आप डिलीवरी इंश्योरेंस करते हैं तो आपने सबसे पहले प्रोजेक्ट माइलस्टोन बिल्कुल क्लियर करने हैं। वीकली प्रोग्रेस ट्रैकिंग सिस्टम बनाना है। जैसे मैंने आपको कोविस दिखाया, मैं आपको ये कोविस का एक स्क्रीन दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि मैं प्रोजेक्ट कैसे ट्रैक करता हूँ और मुझे कैसे ट्रांसपेरेंसी मिलती है एक ही स्क्रीन के ऊपर, जहां मुझे लगता है कि यार ये कमाल की स्क्रीन है। तो उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारा यह है कि इंटरनल टेस्टिंग होती है बिल्ड भेजने से पहले। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया कि बग्स के साथ, मसाइल के साथ क्लाइंट को बार बार चीज़ भेजेंगे, क्लाइंट की माइंडसेट, कॉग्निटिव लोड पड़ेगा उसके ऊपर, नेगेटिविटी में जाएगा, आपकी रिप्यूट डैमेज होगी। आप डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रक्चर आपका सॉलिड होना चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है, क्लाइंट सेटिस्फैक्शन चेक पॉइंट्स होते हैं, हफ्ते बाद, महीने बाद, माइलस्टोन के बाद, बिल्ड्स के बाद क्लाइंट का सेटिस्फैक्शन लेवल आप असेस करते हो, फिर उसके हिसाब से रीस्ट्रेटेजाइज करते हो। अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिलेज होती है, जहाँ पे यार मुझे बहुत मसले हैं, आज भी आते हैं। मैं अपने रिसोर्सेज को, अपनी टीम को सिखा सिखा थक गया हूँ कि यार आने वाले टाइम में कामयाब वो है जो प्रिडिक्ट कर सकता है कि यार 20 दिन बाद ये जो काम हम देने जा रहे हैं ये जाएगा या नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो क्यों जाएगा, मुझे आज बता दो। लोग करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, 20वें दिन आके बताते हैं कि सर ये नहीं हुआ XYZ रीजन की बेस पे। और मुझे इस बात से बहुत तकलीफ होती थी। मैं कहता हूँ कि मुझे कोई एक ऐसा शख्स दे दो जिसकी जो कैलकुलेशन है, जो प्रोएक्टिव अप्रोच है, डिसिप्लिन है, सी थ्रू करने की एबिलिटी है, वो आ जाए, वो कुछ भी ना करे, वो लाखों नहीं करोड़ों का इंसान है वो। लेकिन जब मुझे ऐसे लोग मिलने में मसला हुआ तो फिर मैंने कोविस बना लिया। अब मेरा कोविस मुझे बताता है कि प्रोजेक्ट डिलीवर होगा या नहीं होगा, वो भी मैं आपको एक स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा। ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन क्लाइंट से करनी होती है। थिंक ऑफ इट एज योर डिलीवरी इंजन। इफ योर इंजन इज स्ट्रांग, योर डिलीवरी स्मूथ। अब मैं ये 2-4 जो पॉइंट आपको बताया ना, मैं आपको दिखाता हूं कि एक एआई की मदद से, टूल की मदद से मैं कैसे-कैसे इन पॉइंट्स को, ये जो डिलीवरी चेक पॉइंट्स हैं, इनको मैं इंश्योर कर रहा हूं। दिस इज द पॉइंट कि जब मैंने देखा कि मुझे बहुत सारे फीचर्स, 90% फीचर डिफरेंट टूल्स में मिलते थे, लेकिन मैंने एक दिन बैठ के फैसला किया आज से 4-5 साल पहले कि यार मेरा तो ब्रेड एंड बटर यही है, मैंने जिंदगी में यही काम करना है।
तो मैं अपना टूल बनाऊँ ताकि कल को मैं उसको अपने हिसाब से एनहांस कर सकूँ। आज जब एआई आया है, तो मैं अपने टूल को अपने माइंडसेट, अपने टारगेट के हिसाब से करता हूँ और मेरा गोल ये है कि यार मुझे 5 मिनट के अंदर सारी ट्रांसपेरेंसी मिल जाए, ताकि मैं बाकी का दिन प्रोडक्टिवली कहीं और यूटिलाइज़ करूँ। पहले मैं क्या करता था जब मेरे पास कोविड नहीं था, मैं एक डिपार्टमेंट से मीटिंग करता था, दूसरे से तीसरे, सुबह आता था, पहले 5-7 स्क्रम मीटिंग्स होती थी, 3 घंटे मीटिंग्स में निकल जाते थे, डिफरेंट प्रोजेक्ट, डिफरेंट क्लाइंट, डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट मसले, डिफरेंट फड्डे। सबसे समझने के बाद फिर 2-3 घंटे उनको प्रोसेस करता था इनका करना क्या है। फिर नहीं पता चलता था कौन सा रिसोर्स प्रोडक्टिव है, कौन सा नहीं है, कौन सा ठीक जा रहा है, कौन सा गलत जा रहा है। फिर रिसोर्स एलोकेशन ठीक नहीं होती थी, रिसोर्स एलोकेशन ठीक नहीं होती थी, क्लाइंट्स को बग जाते थे, उसको बग्स जाते थे, रेपुटेशन होती थी, क्लाइंट डैमेज होता था, छोड़ जाता था। एंटरप्राइज लेवल हम प्रिपेयर नहीं कर पा रहे थे। जब मैंने अपना पहला एंटरप्राइज प्रोजेक्ट विन किया तो एक्चुअली मैंने कोविड दिखाया था उनको कि हम डिलीवरी इंश्योरेंस कैसे करते हैं। उनको पसंद आया कि यार इनके पास सिस्टम है जिससे डिलीवरी निकलेगी निकलेगी, और वो बहुत इंप्रेस हुए और आज ये हम वहां यूज कर रहे हैं। सो आपने भी इंजन बनाना है, कोविस और सम अदर सिस्टम, बट इन पॉइंट्स पे आपने नजर रखनी है कि पॉइंट्स आपने इंश्योर करने हैं। उसके बाद मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि यार माइलस्टोन आपके बड़े स्मार्ट होने चाहिए, इजी, शॉर्ट, ग्रेजुअल, डिफिकल्ट, और फिर क्लाइंट की एजुकेशन थ्रू आउट द वे करने हैं। अगर शुरू में ही स्मार्ट कैलकुलेटेड माइलस्टोन बनाए तो कर लेंगे काम। आप माइलस्टोन बनाते वक्त ही गलती कर जाते हैं, या आप रैंडम माइलस्टोन बना देंगे, या बीडी का बंदा माइलस्टोन बना देगा। नहीं, माइलस्टोन बनता है, एनालिसिस होता है, टेक टीम अप्रूव करती है, प्रोजेक्ट मैनेजर अप्रूव करता है, सीटीओ अप्रूव करता है, सब अप्रूव करते हैं, फिर क्लाइंट का अप्रूवल आता है, फिर श्योर होता है कि यार ये माइलस्टोन जो है, ये इसमें ये कवर होगा और हम ऐसे 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 इसको अचीव करेंगे। यहाँ भी मुझे मसला आया था। ऐसा कोई टूल दुनिया में नहीं है जो आपके माइलस्टोन भी एआई से बना दे। कोविस बना सकता है। कोविस को मैं कह दूंगा, क्योंकि वो एआई पे ट्रेन हो रहा है, उसको पता है कि कौन सा प्रोजेक्ट में क्या फीचर था, कितना हुआ, कितने घंटे लगे। मुझे माइलस्टोन का आइडिया मिल जाता है, मैं उसको रिफाइन कर लेता हूँ। 25-30 मिनट, माइलस्टोन्स रेडी, और वो खुद ब खुद उनका प्लान भी कर देता है। एआई सो पावरफुल, सो पावरफुल। अगर आपने इसका स्मार्ट यूज किया, यू विल गेट अ स्मार्ट माइलस्टोन। स्मार्ट माइलस्टोन मीन कि आपने 40-60% डिलीवरी पहले ही इश्योर कर ली। लेकिन अगर आप सीधा कूद पड़ेंगे एग्जीक्यूशन में, तो यू विल गेट इन ट्रबल। जब आप माइलस्टोन बनाएं और प्रोजेक्ट बनाना है, तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा। 3 पॉइंट बताता हूं आपको। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया बहुत जरूरी होता है, और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होता है सबसे पहले प्रोजेक्ट लेवल एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, माइलस्टोन लेवल एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, और क्लाइंट सक्सेस लेवल एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। ठीक है, अब ये एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होता है कि आप तय करते हैं क्लाइंट के साथ वेल डॉक्यूमेंटेड कि यार ये जो माइलस्टोन है, ये माइलस्टोन के अंदर एक चेकलिस्ट होती है, क्या क्या इस माइलस्टोन के अंदर होगा तो ये माइलस्टोन मार्क हो जाएगा कि ये कंप्लीटेड है। जब हम इंटरप्राइज के लेक्चर पढ़ रहे थे तो मैंने उसमें बताया था कि मैंने अपने इंटरप्राइज लेवल क्लाइंट को डिलीवरी नोट भेजता हूँ कि यार ये माइलस्टोन था, ये फीचर हुए, फीचर की लिस्ट चेक, ये फीचर हमारे क्यूए ने वैलिडेट कर लिया, चेक, आपकी तरफ से वैलिडेशन हो गई, चेक, सोर्स फाइल इसके अंदर अटैच हो गई, चेक, आपको इसकी डॉक्यूमेंटेशन भेज दी, चेक, आपको ये भेज दिया, ये भेज दिया। अब ये सारी चीजें आपको मिलेंगी तो ये कंप्लीट कंसीडर होगा। तो मैंने माइलस्टोन शुरू करने से पहले एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया बना लिया कि यार ये काम होंगे तो ये कंप्लीट कंसीडर होगा। वरना क्या होता है, माइलस्टोन कंप्लीट हो गया, सब हो गया, लेकिन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया नहीं होगा तो वो क्लाइंट कहेगा यार ये दे दो, ये दे दो, क्योंकि अभी मुझे ये नहीं मिला तो मैं इसको अभी अप्रूव मार्क नहीं कर सकता, मैं अभी पेमेंट रिलीज नहीं करूंगा। जब पेमेंट रिलीज नहीं होगी तो फड्डे शुरू हो जाएंगे, लड़ाई शुरू हो जाएगी। आपने लड़ाई से अगर बचना है तो प्रोजेक्ट लेवल एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, माइलस्टोन लेवल एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, और फिर आपने एक अपना इंटरनल एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया बनाना है कि क्लाइंट क्या 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 होगा तो क्लाइंट पूरा सेटिस्फाई होगा। डिले नहीं आया, क्लाइंट इनॉय नहीं हुआ, कंप्लेंट नहीं आई, डिलीवरी उसने एक्सेप्ट की, पेमेंट टाइमली रिलीज की, ही इज विलिंग टू वर्क विद अस मोर, रिव्यू उसने दिया, कांटेक्ट में है, अपना अपना बनाया। आप, मैंने अपना ये बनाया हुआ है, तो यार ठीक है, ये चेक पॉइंट्स हैं तो क्लाइंट भी सेटिस्फाई है। और फिर हर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया पे मैं थोड़ा रिवॉर्ड रखता था कि, और रखता हूं कि यार ये चीजें हमने इस तरह से अचीव की ना, तो ये मुझे मिलेगा, मैं ये आपको दूंगा। लेकिन बाजू का क्या होता है कि एक माइलस्टोन 10 दिन में जाना है और आपका क्राइटेरिया है कि यार ये माइलस्टोन कंप्लीट हुआ तो मैं आपको ये रिवॉर्ड दूंगा।
अब जो 10 दिन में माइलस्टोन कंप्लीट होना है, अगर वो 1 महीने में कंप्लीट हुआ तो एक्चुअली आपको प्रॉफिट तो बचा ही नहीं, पैसे तो बचे नहीं, आपका तो लॉस हो गया। टीम कहेगी कि सर आपने कहा था कि कंप्लीशन पे ये देंगे। अब उनको तो नहीं पता कि हमारी डिलेज की वजह से, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ना होने की वजह से इस माइलस्टोन पे तो हमें लॉस आ गया। एक तो लॉस आया, ऊपर से आपने पर्क्स देने हैं, प्रॉब्लम हो गई ना। तो आपने एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया बना लिए, माइलस्टोन बना लिए, प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन क्लियर कर ली, वेल डॉक्यूमेंट कर ली, टीम से वेट कराई, लीड से वेट कराई, खुद वेट किया, क्लाइंट से वेल डॉक्यूमेंटेड वेट किया, फिर उस डॉक्यूमेंट को एक सेंट्रलाइज रिपोजिटरी में रखा ताकि कल को कोई भी डिस्प्यूट आए आप उसको दिखा सकें कि यार आपका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया था क्या, और ये देखें ये ऐसे मीट हुआ, ये ऐसे मीट हुआ, ये ऐसे मीट हुआ। तो आप फाइट्स में नहीं जाते, डिस्प्यूट्स में नहीं जाते। फाइट एंड डिस्प्यूट, अगर कोई गोरा आपको बैठ के लड़ रहा है ना, तो आप बाज़ औक़ात कहते हैं हमारा क्या कर लेगा। नहीं यार, रिप्यूट डैमेज है, रेफरल नहीं आया, अपसेलिंग नहीं हुई, पार्टनरशिप नहीं हुई, इक्विटी नहीं मिली, रिटेनर नहीं आया, तो ये बहुत बड़े नुकसान है। फाउंडर्स इनको एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखते हैं। वही माइंडसेट बोल रहा हूँ, बार बार ये वर्ड यूज कर रहा हूँ। आपने खेलना है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे, आपने अपना प्रॉफिट एंड लॉस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे कैलकुलेट करना। तो जब ये सारी चीजें करेंगे, लड़ाई नहीं होगी, टाइमली डिलीवरी होगी, हर चीज ट्रांसपेरेंट होगी, तो क्या होगा? क्लाइंट सेटिस्फेक्शन ऊपर जाएगी। क्लाइंट सेटिस्फेक्शन ऊपर जाएगी तो यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन फॉर अ रिटेनर, फॉर अ पार्टनरशिप, फॉर एंटरप्राइज लेवल क्लाइंट। रेफरल आपके पास होंगे, सक्सेस आपके पास होगी, पोर्टफोलियो आपके पास होगा, केस स्टडी आपके पास होगी, टाइमली पेमेंट होगी, रनवे आपका अच्छा होगा, टीम आपकी खुश होगी। और जब ये सारा कुछ होगा, कल्चर आपका अच्छा होगा, पॉजिटिविटी आपके पास होगी। आपके पास जब बैकअप आता है, आप बड़ा रिस्क लेते हैं, एंटरप्राइज की तरफ जाते हैं। एक एंटरप्राइज लेवल आता है, आपका क्लाइंट आपकी जिंदगी बदलते हैं। एक एंटरप्राइज लेवल क्लाइंट आपके सॉफ्टवेयर हाउस का जो ग्रोथ है, वो हॉकी का मैंने एग्जांपल दी थी, वो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ के रास्ते पे डल जाता है। सो दैट्स हाउ यू एश्योर द डिलीवरी। और ये चीजें हम इग्नोर करते हैं, फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हमें लगता है ये वेबसाइट है, बड़ी आसान है। इवेंचुअली एक छोटा सा पॉइंट निकलता है और गले पड़ जाता है, क्योंकि अब वो तय नहीं हुआ था। मतलब क्लाइंट ने कहा एक वेबसाइट बना दो, इसकी मल्टीपल प्लेटफॉर्म के साथ हमने इंटीग्रेशन करनी है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया, और प्रोजेक्ट ये था कि हमने एक सोशल मीडिया वेबसाइट बनानी है और उसको इन 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 प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट करनी है, और उधर ये कंटेंट पुश करना है। माइलस्टोन बने, स्पेसिफिकेशन सही बनी, माइलस्टोन सही बने, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट सही बना, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया सही बना, और फिर भी फंस गए। क्यों फंस गए? कि जब माइलस्टोन सही बने तो उन माइलस्टोन को टेक्निकली किसी ने वेट नहीं किया, वैलिडेट नहीं किया, और ये नहीं हमने देखा कि एक प्लेटफॉर्म इसमें ऐसा है जो ये वाला फीचर तंग करता है, उसके लिए मसला है, वहाँ लिमिटेशन है। हमने ये क्लाइंट को एजुकेट नहीं किया। और जब सारा प्रोजेक्ट करके लास्ट 3% पे पहुंचे और वो लिमिटेशन आना शुरू हुई, तो प्रोजेक्ट डिलीवरी के 10 दिन पहले जब वो लिमिटेशन आई, 10 दिन पहले, तो वो प्रोजेक्ट 1 साल लिंगर ऑन हो गया। रिस्ट्रक्चरिंग आई, ये ऐसी था कि 80th फ्लोर पे जाके हमें पता चला, ओए! इसमें तो बिल्डिंग में लिफ्ट भी इंस्टॉल करनी थी। क्योंकि किसी ने उस वक़्त इसको इग्नोर कर दिया। और यही वजह होती है 90% ऑफ द टाइम क्लाइंट डिससैटिस्फैक्शन, प्रोजेक्ट फेलियर, कंपनी फेलियर। ये मेजर रीजन होता है कि हम डिलीवरी श्योर नहीं करते, वेल प्लान नहीं करते। अब मैं थोड़ा सा इनको समराइज करके कॉमन डिलीवरी मिस्टेक्स बता देता हूँ, ऑल्दो कि मैं आपको सब बता चुका हूँ। सेंडिंग बिल्ड्स विदाउट टेस्टिंग, हमने क्लाइंट को रिजल्ट भेज देते हैं, उसको अपने एंड पे टेस्ट नहीं करते। मिसिंग डेडलाइंस विदाउट कम्युनिकेशन, मैंने बताया था कि डेडलाइन गुजर चुकी होती है, डेडलाइन से पहले कुछ नहीं बताते, डेडलाइन वाले दिन आके बताते हैं कि सारी इन इन मसाइल के बाद वजह से ये काम नहीं हुआ। और मैं अपनी टीम को कहता हूँ, यहाँ पे कुछ बैठे बंदे हंस भी रहे हैं, कि भाई मुझे पहले बताते हैं ना कि ये चैलेंज आ रहा है, आज आप बिल्ड एक्सपेक्ट ना करें ना, पहले बताया ना, मैं घर से आया हूँ डेमो के लिए, डेमो वाले दिन आप मुझे कह रहे हैं कि बिल्ड नहीं आएगी। तो लर्निंग होती है ना, मैं भी ऐसे करता था। तो डोंट डू दैट। टेकिंग टू मैनी प्रोजेक्ट एट वंस, आपने बहुत सारे कामों में हाथ डाल दिया, आपकी क्रिएटिविटी डिवाइड हो गई, कहीं फोकस नहीं कर पा रहे, जहां से फोकस हटा वहां पे हादसा हुआ। चेंजिंग स्कोप विदाउट डॉक्यूमेंटेशन, क्लाइंट ने स्कोप बदल दिया, आपने उसको डॉक्यूमेंट नहीं किया, 2 4 5 महीने बाद जब दिन गुजरे, उसको याद नहीं, आपको याद नहीं, आप कहेंगे ये स्कोप में नहीं था, वो कहेगा ये स्कोप में था।
आप कहेंगे ये स्कोप में नहीं था, वो कहेगा स्कोप में था, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, आपने एक्नॉलेजमेंट नहीं ली, आपने सीधा उसकी बात मान ली क्योंकि आप बड़े एक्साइटेड थे, खुश थे, क्लाइंट बड़ा था, फँस गए। उसके बाद आपने अपडेट्स रेगुलर नहीं की तो फेल होंगे। आपने डिलेज़ को हाइड करने की कोशिश की तो फेल होंगे। नॉट यूजिंग माइलस्टोन स्ट्रक्चर, आपने माइलस्टोन प्लान नहीं किए, वेट नहीं किए, एनालाइज़ नहीं किए, वो रीज़न होता है। उसके बाद सेइंग ऑलमोस्ट डन, ये एक वर्ड है जो हमें बड़ा डुबोता है। अगेन मेरी टीम यहाँ बैठी है, उनसे पूछो ना क्या बना? सर ऑलमोस्ट डन बस हो गया। मैं हँस इसलिए रहा हूँ कि अभी भी मेरा एक डेमो है थोड़ा-सा, वो ऑलमोस्ट डन पे है पिछले 2 दिन से ना। लेकिन क्योंकि हम इंटरनल कर रहे हैं, हम कोई चीज़ क्रिएट कर रहे हैं। तो ये इनको मैंने फ्रीडम दिया हुआ है क्योंकि दे आर थिंकिंग एंड क्रिएटिंग एंड एडिंग फीचर ऑन द गो, तो इनका ऑलमोस्ट डन एक्सेप्टेबल है क्योंकि प्रोजेक्ट की नेचर ऐसी है। लेकिन अगर क्लाइंट को आप ये बोलेंगे ना ऑलमोस्ट डन, ऑलमोस्ट डन, ऑलमोस्ट डन, आप अपनी क्रेडिबिलिटी खो बैठते हैं। एक टाइम आता है वो कहता है कि यार ये कभी भी नहीं होगा। उसके बाद मिक्सिंग टास्क विदाउट प्रायोरिटी, आप टास्क की प्रायोरिटी सेट नहीं करते हो, पहले वाला काम बाद में, बाद वाला काम पहले करते हो तो आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। ये है सारा कुछ मेजर रीजंस हैं वो जो आपके एक्चुअली डिलीवरी फेलियर का रीजन बनते हैं। मैं तो कहूँगा कंपनी फेलियर का रीजन बनते हैं। अच्छा, अब जब हम बात करते हैं इंटरनल डिलीवरी डिसिप्लिन कि जब डिलीवरी आपने करनी है तो डिसिप्लिन क्या होना चाहिए, किन किन चीजों की मदद से, किन एक्शंस की मदद से आप ये सारी चीजें इंश्योर कर सकते हैं कि यार हो रही है नहीं हो रही। नंबर 1, डेली स्टैंड अप मीटिंग होनी चाहिए। मैंने डेली स्टैंड अप मीटिंग जो कई साल तक करते हैं, कोविड की वजह से मेरी डेली स्टैंड अप मीटिंग जो मुझे जहर लगती थी, एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुझे जहर लगती थी। जब मैं सीईओ बना तब भी मुझे जहर लगती थी, मेरा पर्सनल रिव्यू। मैं नहीं, मुझे बहुत बुरा लगता है सुबह आपने सारे बंदे लाइन हाजिर किए हुए हैं, हाँ जी तुसी दसो तुसी दसो तुसी दसो, तेरा की बना तेरा की बना, नहीं है, फ्रस्ट्रेशन है। कोविस हमारा ऐसा सिस्टम बनाया, एआई एजेंटिक सिस्टम है, जो मैं अभी आपको ये दिखाता हूँ। ये सब मैं आपको सिर्फ एक स्क्रीन दिखा रहा हूँ। ये है हमारा डे प्लानर। मेरे लोग सुबह आते हैं, वो डे प्लान करते हैं और देखें मैं किस तरह से सुबह आते ही मुझे पता होता है कि आज क्या होने वाला है, कौन अवेलेबल है, कौन नहीं अवेलेबल, सब कुछ मुझे एक नज़र में पता होता है। दूसरी स्क्रीन जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारी वर्कलोड की स्क्रीन है, मुझे यहाँ पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। तो मेरी स्टैंड अप मीटिंग सिर्फ तब होती हैं जब कॉम्प्लेक्स, टेक्निकली क्रिटिकल ब्रेनस्टॉर्मिंग टाइप ऑफ अ टास्क आ जाए, तो वो हमारी स्टैंड अप मीटिंग में जाता है। वीकली क्यूए होता है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि यार सारा कुछ क्वालिटी श्योर है, सब कुछ टेस्टिंग है, क्यूए रिपोर्ट करता है। डॉक्यूमेंटेशन होती है, चेकलिस्ट मेरी बनी होती है, उन चेकलिस्ट पे देखते हैं, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होता है, उसके अंदर सब कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा। वर्जन कंट्रोल हो रहा होता है आपका कि हर प्रोजेक्ट में वर्जनिंग हो रही होती है। कोड रिव्यूज, सीनियर लोग कोड रिव्यू कर रहे होते हैं। अगर कोड रिव्यू ना किया तो ये ऐसे ही है कि 80 फ्लोर बना दिए और आपने स्ट्रक्चर फॉलो ही नहीं किया, ब्लूप्रिंट फॉलो नहीं किए, अब फंस के कि यार 80 फ्लोर गिराने पड़ेंगे या 20 फ्लोर गिर जाए या 100 फ्लोर गिर जाएंगे, मतलब क्लाइंट गया, कंपनी गई। तो अगर आपने फाउंडेशन रखी, ये बेसिक चीजें होती हैं। अगर इनकी डिटेल में जाके आप रिसर्च करके एनालिसिस कर लें इन बेसिक चीजों का, तो आपको कमाल पता चलेगा। जो मैं बुक लिख रहा हूँ, उन बुक के अंदर मैंने इनको ज्यादा डिटेल से कवर किया। लेक्चर दूंगा तो ये 6-6, 8-8 घंटे का एक ही पे लेक्चर हो जाएगा। मैं सिर्फ इस पे कोड रिव्यू पे या डॉक्यूमेंटेशन पे लेक्चर रिकॉर्ड करने पड़े तो 6-8 घंटे लग जाएंगे। तो आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आपने भी अपनी रिसर्च जारी रखनी है, सिर्फ मैं आपको डायरेक्शन दे रहा हूँ। एग्जैक्टली अभी आपको बताया कोविस ने कैसे मेरी जिंदगी चेंज की। कोविस जैसे सिस्टम ने, आप इसको यूं ना कहें कि कोविस ने मेरी लाइफ चेंज की या तकवी ने मेरी लाइफ चेंज की, एआई ने की। The effective use of AI in any field, smart and strategic use of AI in any field can change your entire life. And like always, few success tips. Never start a project without a milestone plan. Do internal QA, QA mean quality assurance, before sending anything to client. पहले चेक करो फिर भेजो. Communicate early, not after the delay. जो हमेशा मेरे साथ चैलेंज रहा है. Use simple language, not too much technical complex jargons. Document every decisions in writing. Maintain consistent weekly updates. रिकॉर्ड डेमोज इंस्टेड ऑफ सेंडिंग रॉ बिल्ड्स। ऐसे उठा के लिंक ना भेज दो क्लाइंट को देख ले, आप रिकॉर्डिंग भेजें ताकि आप उसको एक्सप्लेन कर सकें और जब वो सिस्टम को खोले तो उसको पता हो कि देखना क्या है। स्टिक टू द प्लान, अवॉइड अननेसेसरी कमिटमेंट्स, वरना लोग मुझे आके कहते हैं कि सर आज रेडी है, जब मैं देखने बैठता हूं तो वो रेडी नहीं होता। यूज बफर इन एवरी टाइमलाइन, कोई बात नहीं 2-4 घंटे का बफर रख लिया करें। डिलीवरी डिसिप्लिन इज इक्वल टू क्लाइंट ट्रस्ट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म बिजनेस। These are the success tips. Remember, और इनकी पूरी डिटेल लेक्चर में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। थैंक यू वेरी मच।